हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेस। आज ये पहले लेक्चर में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया? भारत के पहले बैंक का क्या नाम है? इसका आंसर है फर्स्ट बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1770 ईस्वी में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका हेडक्वार्टर जो था, तभी अपने इंडिया का जो कैपिटल था ना कोलकाता था, तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, कलकत्ता। बट ये क्या हुआ, 1832 में ना ये बैंक फेल किया। ये ईयर याद करेंगे, याद करके रखेंगे 1832 में, तो फ्यूचर डिफरेंस आगे के एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये 3 बैंक का मर्जर से ये बैंक बनी है। पहला बैंक बैंक ऑफ कोलकाता, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, बैंक ऑफ कोलकाता प्लस सेकेंड बैंक ऑफ बॉम्बे, BOB, बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड थर्ड बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। एक्चुअली फिर ये तीन के मर्जर से ना अपना इंपीरियल बैंक ऑफ बना था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जिसका नेशनलाइजेशन ना 1955 में हुआ। और 1955 के बाद यही SBI के रूप में आया। जो अभी SBI करेंटली इन फंक्शनल है ना, वो पहला इसका अर्लियर नेम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था। वो थर्ड है बैंक ऑफ कोलकाता, इसको जाने देते हैं। फिर कोटक महिंद्रा बैंक है, D ऑप्शन। इसका हेडक्वार्टर जो है सो मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हेडक्वार्टर है कोटक महिंद्रा बैंक का। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर जो है सो 1985 है। और फाउंडर जो थे इसके उदय कोटक थे। फाउंडर इसके उदय कोटक। एक्चुअली ये एक प्राइवेट बैंक है इंडिया का। अपना सेकंड क्वेश्चन है, रूपी साइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विच लेटर्स? यानी रुपया जो अपना ये रुपया है ना, ये जो ऐसा अपन देखते होंगे रुपया, ये कौन से लेटर का कॉम्बिनेशन है? फर्स्ट अपना ऑप्शन है पाली एंड संस्कृत, सेकंड है रोमन एंड देवनागरी, थर्ड है रोमन एंड पाली, डी है हिंदी एंड रोमन। एक्चुअली ये साइन जो दिया गया था ना, वो 2010 में एक ओपन चैलेंज, गवर्नमेंट के द्वारा एक ओपन मतलब कंपटीशन करवाया गया था, जो इंडियन जितने भी रेसिडेंट्स हैं वो उसमें हिस्सा ले सकते थे। तो 2010 में एक उदय कुमार करके थे, उन्होंने ही ये साइन दिया। उदय कुमार 2010 में, मतलब एक्चुअली 2010 में ये रुपये का जो डिज़ाइन था ना, उदय कुमार के द्वारा दिया गया। एंड इसका राइट ऑप्शन है, ये जो लैंग्वेज है ना, तो रोमन एंड देवनागरी में लिखा हुआ है। रोमन एंड देवनागरी, ऑप्शन अपना B सही है। एक्चुअली ये जो है ना सो रोमन है ये, और ये जो है सो देवनागरी है। ये द कॉम्बिनेशन ऑफ रोमन एंड देवनागरी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज नोन एज? मतलब वह उपकरण जिसका उपयोग तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है अपना थर्मोस्टेट। इसका यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को एक पर्टिकुलर डिग्री तक उसको डिफाइन करने के लिए, मतलब रेगुलेट करने के लिए। अब सेकेंड ऑप्शन है अपना इसमें बैरोमीटर। एक्चुअली बैरोमीटर जो है ना, मेजरमेंट है, ये मेजर करता है एयर प्रेशर जो अपना इन्वायरमेंट में रहती है ना, उसको ये मेजर करता है। एयर प्रेशर को कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। एंड इसके जो इन्वेंटर थे ना, इन्वेंटेड बाय टॉरिसेली के द्वारा ये इन्वेंट किया गया था, टॉरिसेली। अब ओडोमीटर जो मेजर करता है ना, एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया है किसी भी व्हीकल के द्वारा, उसको
मेजर करता है। सो डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल, इसको एक्चुअली ना हम लोग स्पीडोमीटर से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली स्पीडोमीटर जो होता है ना, सो व्हीकल के स्पीड को मेजर करता है, बट इसमें क्या है, अपने लोगों ने या कोई भी व्हीकल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसका एक रफ आइडिया देता है ओडोमीटर। बट स्पीडोमीटर जो है ना, सो व्हीकल कितने स्पीड से जा रहा है उसका मेजरमेंट करता है। अब फोर्थ ऑप्शन है अपना स्फिग्मो मैनोमीटर, रक्तदाब। एक्चुअली ये जो मेजर करता है ना, सो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर का मेजर करता है स्फिग्मो मैनोमीटर। अब ब्लड प्रेशर कितना है अपना, हाईएस्ट है 120/80 mmGH। इसमें क्या है 90/30, अगर इससे अपना कम ब्लड का प्रेशर रहता है ना, तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, हाँ, हाइपोटेंशन, हाँ। और यही जो 140/90 mmGH, एक्चुअली ये इसका यूनिट है। इससे अगर एबव जाता है ना, तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। जो अपना ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा हो जाता है ना, एक्चुअली इसको हाइपरटेंशन ही बोलते हैं, हाँ। Now move to next question. National Science Day is observed on which date? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है अपना 28 फरवरी। एक्चुअली ना बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं नेशनल साइंस डे को, जो ये अपना सीवी रमन जी थे उनके बर्थ ईयर पे या बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, एक्चुअली ये डेट पे 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था। इसी वजह से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला ये डिस्कवरी के लिए उनको। ये फर्स्ट टाइम कब ऑब्जर्व किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1987 में, पहला टाइम 1987 में ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट टाइम। अब यहाँ एक ऑप्शन है 15 जनवरी। 15 जनवरी एक्चुअली आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे। अब ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली अपने जो फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे KM करियप्पा, इन्होंने इस दिन शपथ ली थी कमांडर इन चीफ की, KM करियप्पा। क्योंकि उससे पहले जितने भी थे, सो उन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश कमांडर को रिप्लेस किया था। दैट्स वाई ये डेट को आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। KM करियप्पा जी ने कमांडर इन चीफ के पोजीशन लिया था। नाउ अब फिफ्थ क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर मेड हिज डेब्यू इन विच ईयर? सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किस वर्ष लिया? सो इसका राइट आंसर है सी, 1989। सो 1989 में सचिन तेंदुलकर ने किसके अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया था। और कौन से ग्राउंड पे? कराची के ग्राउंड पे। एक्चुअली वो टाइम उनका एज जो था सो 16 ईयर्स था। सो ये पूछ सकता है कि कौन सी ईयर्स में उन्होंने
डेब्यू लिया, तो 16 ईयर्स था एज उनका उस टाइम पे। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट ओलंपिक गेम वॉज हेल्ड इन विच ईयर? पहला ओलंपिक खेल इन विच कंट्री, किस देश में खेला गया था? तो पहला ओलंपिक गेम जो हुआ था अपना ऑप्शन सी राइट होगा, ग्रीस। एक्चुअली ग्रीस का जो कैपिटल है एथेंस, ग्रीस का कैपिटल क्या है? एथेंस। यही वेन्यू था फर्स्ट ओलंपिक का। फर्स्ट ओलंपिक का वेन्यू कौन सा था? एथेंस था। और ये कब आयोजित किया गया था? 1896 में पहला ओलंपिक्स ग्रीस में हुआ था 1896 में। और इसमें टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया था? तो टोटल 14 कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया था, 14 नेशंस। टोटल 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियोडिसिटी ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी राष्ट्रमंडल खेल का अवधि जो है सो कितने साल में राष्ट्रमंडल खेल होता है, मतलब कितने, जैसा अभी एक राष्ट्रमंडल खेल हुआ तो सेकेंड राष्ट्रमंडल खेल कितने ईयर्स के बाद होगा, वो पीरियोडिसिटी उसको ही बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर है 4 ईयर्स के बाद राष्ट्रमंडल खेल फिर से रिपीट होता है। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, कहाँ हुआ था फर्स्ट राष्ट्रमंडल खेल? तो 1930 में हैमिल्टन वेन्यू था, वेन्यू हैमिल्टन किधर, कहाँ है? कनाडा, हैमिल्टन कनाडा। So next to move question, which of the following is a space-based augmentation system? Space-based augmentation system. Actually, what is a space-based augmentation system? तो ये हेल्प करता है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है ना अपना, है ना, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। एक्चुअली एग्जाम में ये आ सकता है क्योंकि एब्रीविएशन रेलवे एग्जाम में बहुत आते हैं। सैटेलाइट सिस्टम, तो GNSS का जो एक्यूरेसी होता है ना, कोई भी मतलब ये अपना एक्यूरेसी देता है या रिलायबिलिटी रहता है ना, उसको ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना ये स्पेस बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम काम में आता है। सो इसका राइट आंसर है गगन राइट आंसर है इसका। सेकेंड ऑप्शन है अपना रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो डिटेक्शन है, रेंजिंग। वैसे ही सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अपना चंद्रयान पे मूव करेंगे। चंद्रयान एक्चुअली अपना जो फर्स्ट लूनार प्रोब मिशन था ना, वो चंद्रयान ही था। लूनार इन द सेंस, लूनार अपने लोग मून को बोलते हैं। फर्स्ट लूनार प्रोब मिशन। मून पे फर्स्ट प्रोब के लिए चंद्रयान मिशन चालू किया गया था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था इंडिया में?
तो चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था 2008 में, जो कि सक्सेसफुल था। चंद्रयान, ऐसा डिनोट कर देता हूँ, चंद्रयान फर्स्ट 2008 में सक्सेसफुल मिशन था। अब चंद्रयान सेकेंड जो कि आप लोगों को याद होगा 2019 में लॉन्च किया गया था, जो कि ये पार्शियल सक्सेसफुल था। पार्शियल फेल्योर था। पार्शियल फेल्योर मीन्स इसके जो दो थे, एक रोवर थे एक लैंडर थे। एक रोवर और एक लैंडर। तो रोवर रोवर का नाम था प्रज्ञान एंड लैंडर का नाम था विक्रम। प्रज्ञान एंड विक्रम। तो प्रज्ञान तो सक्सेसफुल लैंड हुआ था, मतलब सक्सेसफुल जो अपने काम के लिए भेजा गया था वो हुआ था। बट लैंडर क्या हुआ, लैंडर लैंड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये पार्शियल सक्सेसफुल, इसको पार्शियल फेल्योर बोला जाता है। एंड लास्ट वन थर्ड चंद्रयान मिशन जो था वो 2000 अभी पिछले ईयर ही लॉन्च किया था 2023 में, जो कि सक्सेसफुल मिशन था अपना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन सुंदर पिचाई बिकेम द CEO ऑफ गूगल। तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO कब बने? तो इसका राइट आंसर है 2015। यस, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि सुंदर पिचाई आप लोग को पता होगा, जैसा आपने इंडियन ओरिजिन है, NRI है, इंडियन ओरिजिन है, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं रेलवे वाले। तो इसका आंसर है 2015। गूगल का एक पेरेंट कंपनी भी है अल्फ़ाबेट INC करके, आप लोग ये भी याद रखना है, अल्फ़ाबेट INC। Now move to next question. When Japan launched its first commercial satellite? When Japan launched its commercial satellite? तो जापान अपना फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट कब लॉन्च किया? तो इसका आंसर है D, 2015 में। नाम क्या था सैटेलाइट का? टेलस्टार, टेलस्टार 2015 में लॉन्च किया। टेलस्टार 12V 2015 में लॉन्च किया गया था। एक्चुअली ये एक कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट था। बस इतना ही याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। 11th क्वेश्चन। गंगा एक्शन प्लान इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री? गंगा एक्शन प्लान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो पहले आप अपने लोग जानेंगे गंगा एक्शन प्लान है क्या। तो गंगा एक्शन प्लान एक्चुअली ये पोल्यूशन रिड्यूस करता है गंगा रिवर का। तो गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जो कंट्रोल करेगा गंगा रिवर में जितने भी पोल्यूशन है उनका, मतलब उसको देखभाल करेगा जो पोल्यूट ना करे कोई भी गंगा रिवर को। तो रिड्यूस पोल्यूशन इन गंगा रिवर। तो इट वाज स्टार्टेड बाय राजीव गांधी। राजीव गांधी PM जो थे ना, फॉर्मर PM राजीव गांधी। इन द ईयर 1986। तो 1986 में गंगा एक्शन प्लान इनिशिएट किया गया था। अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो अपना राइट आंसर है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री। अब इसका मोहा का फुल फॉर्म अपने लोग जानेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी मिनिस्टर हैं अमित शाह। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब C है प्लानिंग कमीशन। एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1950।
एग्जैक्ट डेट के साथ याद करेंगे, 15 मार्च 1950। इसको डिजॉल्व कब किया गया? डिजॉल्व किया गया 2014 में। डिजॉल्व कब किया गया? 2015 में इसको डिजॉल्व किया गया। एंड इसके डिजॉल्व करके नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग कब बना? 1 जैन 2015। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान से रखेंगे यार, क्योंकि एग्जाम में आता है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक्चुअली ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस क्या है? प्लानिंग कमीशन में है, नीति आयोग में। प्लानिंग कमीशन ना टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता था। टॉप टू बॉटम अप्रोच मतलब इन द सेंस, जो कोई भी प्रोग्राम है ना उसको सेंट्रल लेवल पे पहले इम्प्लीमेंट करते थे, देन ग्राउंड लेवल पे आते थे। ग्राउंड लेवल इन द सेंस पंचायती राज इसमें बाद में आते थे। पहले सेंट्रल लेवल पे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करते थे। और नीति आयोग क्या है? नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच है। बॉटम टू टॉप अप्रोच इस पे काम करते हैं, बॉटम टू टॉप अप्रोच पे। एक्चुअली इसका क्या मीन होता है, मतलब होता है जो पहला कोई भी प्लान या कोई भी गवर्नमेंट का प्लान है ना, तो उसको ये पहले विलेज लेवल पे लेके आते हैं, देन उसको एग्रीविएट करके नेशनल लेवल पे ले जाते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है ना। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग दोनों के जो हेड थे ना, जो भी हेड होते थे वो करंट पीएम होते हैं। जो भी करंट में पीएम है ना, वो प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग दोनों के हेड होते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द साइज ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी? सो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एग्जैक्ट आ रहे हैं जो साइज क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का ह्यूमन बॉडी में। सो इस टाइप के अपन क्वेश्चन अपने लोग ये टाइप के क्वेश्चन को टैकल करेंगे। फर्स्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? 5 मीटर से 7 मीटर के बीच वेरी करता है। किसी में 5 मीटर, किसी में 7 मीटर, इस बीच में वेरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो कनेक्ट करता है अपने स्टमक वाले पार्ट को लार्ज इंटेस्टाइन से। स्टमक वाले पार्ट जो है और लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट जो है ना, उसको बीच में कनेक्टर का यूज़ कर एज ए कनेक्टर काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली नाम का स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट लार्ज इंटेस्टाइन से भरा, मतलब साइज में भरा होता है ये। एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। 3 पार्ट्स होते हैं, ये याद रखेंगे, ये सब आता है क्वेश्चन। फर्स्ट इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। सेकेंड जेजुनम। एंड थर्ड वन एलियम। तो ये याद रखेंगे, ये पेपर में आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ विच प्रोटीन? तो ह्यूमन का जो नेल है ना, वो कौन से प्रोटीन का, ह्यूमन के जो नाखून है किस प्रोटीन के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट क्रिएटिन। एक्चुअली क्रिएटिन जो है ना, ये एक टाइप का प्रोटीन है जो अपने बॉडी में पाया जाता है। और ये ह्यूमन स्किन हो गया, ह्यूमन की स्किन में भी पाया जाता है।
ह्यूमन के हेयर में भी पाया जाता है क्रिएटिन। सेकेंड, लैक्टिन। लैक्टिन जो है सो ये भी प्रोटीन ही है। ये अपना पीनट बटर में पाया जाता है। पीनट बटर, पीनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन्स हो गया, उसके बाद पीज हो गया, पीज इन द सेंस मटर, मटर। एंड थर्ड वन है कैसीन। कैसीन एक्चुअली ये दूध में पाया जाता है। मतलब दूध का 80% जो प्रोटीन है ना कॉ के मिल्क में, सो कैसीन रहता है। एंड ह्यूमन मिल्क में ना वेरी करता है, 20 to 60% कैसीन रहता है ह्यूमन के मिल्क में, कैसीन का मात्रा। एंड कॉ मिल्क में 80% इन कॉ मिल्क कैसीन। मतलब मेजरली वी कैन से जो ये दूध में पाया जाता है। एंटीबॉडी भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम है ना वो प्रोड्यूस करता है। वो कब प्रोड्यूस करता है? जब हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है ना, कोई भी एंटीजन, तो उससे टैकल करने के लिए हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम जो है ना सो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। नाउ move to next questions. The test which diagnoses HIV is, वह परीक्षण जो HIV का निदान करता है। तो इसका राइट आंसर है एलिसा टेस्ट, बी। अब DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थेरिया pertussis, एंड टेटेनस। ये DPT का जो टीका है ना सो 6 वीक से 6 इयर्स के बच्चे को दिया जाता है। एज के बच्चे को, चाइल्ड को दिया जाता है ये टीका DPT का। एलिसा का फुल फॉर्म होता है, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसे। ये अपने बॉडी में मतलब ब्लड में जो एंटीबॉडी रहता है ना उसको डिटेक्ट करके पता लगाता है जो बॉडी में HIV का मतलब HIV आ गया है कि नहीं आया है। सो ब्लड में एक्चुअली ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसमें एक एंटीबॉडी होता है, उससे पता चलता है जो यस ही इज HIV पॉजिटिव और नॉट। विडाल का कोई ना फुल फॉर्म नहीं होता है। फुल फॉर्म नहीं होता है इसका। पॉजिटिव मीन्स प्रेजेंस ऑफ साल्मोनेला टाइफी होता है, जो टाइफाइड प्रोड्यूस करता है, साल्मोनेला टाइफी। वो अपने बॉडी में अपने ब्लड में प्रेजेंट है कि नहीं, एज सच उसके जांच के लिए ये विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोपी तो पता ही होगा, एंडोस्कोपी। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, शिमला एग्रीमेंट वाज हेल्ड इन विच ईयर? सो शिमला एग्रीमेंट किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर है सी, 1972। एक्चुअली शिमला एग्रीमेंट जो है ना सो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था ना 1971 में, इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था ना 1971 में,
इसका ही रिजल्ट जो है ना शिमला एग्रीमेंट है। तो शिमला एग्रीमेंट वॉज साइंड बाय इंडिया के साइड से। शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था अपने उस टाइम के पीएम थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान साइड से उसके प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो। शॉर्टकट लिख देता हूँ, अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। और ये अपना हिमाचल प्रदेश में शिमला, हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है ना शिमला, उधर ही ये एग्रीमेंट हुआ था 1972 में। इट वॉज द आउटकम ऑफ 1970 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर रहे थे जो उस टाइम 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था, जो पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश। तो उसके ही उसमें प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम ही इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। तो उसका ही रिपोर्केशन है जो शिमला एग्रीमेंट इंदिरा गांधी एंड प्रेसिडेंट अली भुट्टो द्वारा किया गया था। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर? गांधी इरविन संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित किए गए? तो इसका राइट आंसर है 1931, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी साइन किए थे ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी इन द सेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के साइड से ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी ये साइन किए थे, ये पैक्ट किए थे इरविन के साथ। इरविन ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक्चुअली ये गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था, इसका रिजल्ट था डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च जो इन्होंने चालू किया था ना, उसका डिसकंटिन्यूएशन के लिए मतलब ब्रिटिश ने बोला था मतलब डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा सॉल्ट मार्च। तो गांधी जी रेडी हुए थे। एंड पार्टिसिपेशन इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक्चुअली उस टाइम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चालू था, आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि फर्स्ट जो हुआ था 1930, सेकेंड 1931 दिसंबर में होता था हर एक ईयर, और थर्ड 1932। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें सेकेंड वाले में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था आईएनसी के साइड से। Now move to next question. फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और आपको पता ही होगा इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया एट द सेम टाइम इनको भारत रत्न जो मिला था ना, पोस्टह्यूमसली मिला था 1991 में। एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकता है, भारत रत्न कब मिला था? जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। तो भारत रत्न तो सरदार पटेल को मिला था पोस्टह्यूमसली 1991 में मिला था, ये याद रखेंगे, भारत रत्न। सेकेंड ऑप्शन है इसमें विनोबा भावे। अब विनोबा भावे क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने भूदान आंदोलन चालू किया था, भूदान मूवमेंट। आप लोगों को पता होगा भूदान मूवमेंट क्या था। तो भूदान जितने भी लैंड उस टाइम में 1950 के अराउंड इन्होंने भूदान आंदोलन चलाए थे। एक्चुअली उस टाइम पे जितने भी लैंड लॉर्ड थे ना, जिसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारी ज़मीन थे, तो जिसके पास लैंड नहीं थे ना, लैंडलेस को ना, थोड़ा सा अपना भूदान यानी ज़मीन का थोड़ा सा टुकड़ा उनको दान में देते थे। इसी मूवमेंट को भूदान मूवमेंट कहते हैं। भूदान मूवमेंट
भूदान मूवमेंट। और ये स्पिरिचुअल सक्सेसर थे महात्मा गांधी जी के। विनोबा भावे स्पिरिचुअल सक्सेसर थे महात्मा गांधी के। थर्ड ऑप्शन है जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो जाने जाते थे, ही वॉज नोन फॉर टोटल रिवॉल्यूशन। टोटल रिवॉल्यूशन इन द सेंस, इन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अगेंस्ट टोटल रिवॉल्यूशन चलाया था। सो इसलिए जेपी नारायण जाने जाते हैं टोटल रिवॉल्यूशन आंदोलन के लिए। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो इनको 19 भारत रत्न इनको मिला था 1999 में जेपी नारायण को। जवाहरलाल नेहरू को तो आप लोग जानती हैं, फर्स्ट पीएम। यस, एक बात और नोट कर लिएगा, ये फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे अपने इंडिया के, फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर, and first PM of independent India. Now move to next question. Famous Nekchand Rock Garden is located in which city or UT? Union Territory. नेकचंद रॉक गार्डन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, चंडीगढ़। चलिए, नेकचंद जो थे से गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, जो अपने पता है उन्होंने शौक से एक गार्डन स्टार्ट किया था। जो गवर्नमेंट मतलब उनको जो खाली टाइम मिलता था ना, वो टाइम पे जाके एक गार्डन बनाते थे अपने साइड से, सीक्रेटली बनाते थे, जो गवर्नमेंट को नहीं पता था। वही बाद में जाके फेमस हुआ रॉकचंद गार्डन के नाम से, चंडीगढ़ में। कहाँ स्थित है ये? चंडीगढ़ में। एक्चुअली चंडीगढ़ को ना ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू जी का ड्रीम सिटी था चंडीगढ़। ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, चंडीगढ़ जो प्लान किया गया था, फ्रेंच आर्किटेक्चर थे एक ली कोर्ब्यूसर के द्वारा। तो उनके ही द्वारा ये शहर जो है सो प्लान किया गया था, इनके द्वारा ली कोर्ब्यूसर के द्वारा ही प्लान किया गया था चंडीगढ़ सिटी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज नोन एज, कश्मीर की पूर्वी सीमा कहलाती है। तो जम्मू एंड कश्मीर की एक्चुअली पर्टिकुलरली कश्मीर की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। LOC का फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। रेड क्लिफ लाइन किनके बीच है? ये तो सबको पता होगा। रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री है, इंडिया एंड पाकिस्तान। के बीच के बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। 49 डिग्री पैरेलल। ये USA एंड कनाडा, इनका बाउंड्री लाइन है। और पता है ये ना वर्ल्ड का बिगेस्ट बाउंड्री लाइन है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट बाउंड्री लाइन। वर्ल्ड्स बिगेस्ट बाउंड्री लाइन है 49 डिग्री पैरेलल, डूरंड लाइन इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का है। इंडिया और अफगानिस्तान से थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है ना, 107 किलोमीटर के अक्रॉस, उसको ही डूरंड लाइन बोलते हैं। अफगानिस्तान एक्चुअली इंडिया अफगानिस्तान से सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है।
सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ और सबसे बड़ा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। तो रेड क्लिफ लाइन एक्चुअली इंडिया और बांग्लादेश के बाउंड्री लाइन को भी बोल सकते हैं। रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड बांग्लादेश के बाउंड्री लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है। एक्चुअली बांग्लादेश क्यों बोला जाता है, क्योंकि बांग्लादेश ना पाकिस्तान से ही अलग हुआ था। तो एक्चुअली दैट वाज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम व्हेन रेड क्लिफ लाइन वाज डिमार्केटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो वी कैन से बांग्लादेश और इंडिया के बीच के बाउंड्री लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से। उससे पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान। Now move to next question. Which organization is concerned with sea pollution? सी में जो पोल्यूशन होता है, सी या वी कैन से ओशन पोल्यूशन जो होता है ना, उससे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न है, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रेख करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना, इसका राइट आंसर होगा IMO। IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। International Maritime Organization. It was established in the year 1948. IMO was established in the year 1948. इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 7th of April 1948। अब 7 अप्रैल को इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7th of April वर्ल्ड हेल्थ डे। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रस। अभी इसके DG हैं, पहचानते होंगे सब, टेड्रस, TEDROS, टेड्रस। UN यूनाइटेड नेशंस का अभी यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश हुआ था 24th of October 1945। 24 अक्टूबर को हम लोग UN डे भी ऑब्जर्व करते हैं। UN डे 24 अक्टूबर। अभी टोटल मेंबर कितने हैं UN के? तो UN के अभी टोटल मेंबर हैं, टोटल UN के मेंबर हैं 193 कंट्री। एंड एक ऑब्जर्वर भी है, ऑब्जर्वर 194। इसको इंडक्ट नहीं किया गया है टोटल, मतलब ये 93 वाले में इंडक्ट नहीं किया गया, बट एक एज ए ऑब्जर्वर इनको रखा गया। वो कौन सा स्टेट है? पैलेस्तीन। 194 एज ए ऑब्जर्वर ये भी सर्व कर रहे हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में। नासा, इसका फुल फॉर्म पता ही होगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्पेस एजेंसी है, USA का स्पेस एजेंसी है नासा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट इज नोन एज। भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह कहा जाता है, कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट एस्ट्रोसैट है। इसको कब लॉन्च किया गया था? एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था 2015 में। 2015 में
एस्ट्रोसैट को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। अब पहला ऑप्शन अब हम लोग देखेंगे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या है? तो इंडिया, ये फर्स्ट सैटेलाइट है, इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट है, जो कि लॉन्च किया गया था 1975 में। और किसने लॉन्च किया था? एक्चुअली ये इसरो के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था, ये सोवियत रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा। यूएसएसआर वही रसिया, जो अभी मतलब मेजरली हम लोग बोलते हैं रसिया। यूएसएसआर एक संगठन था जो 1991 में इसका ये अलग हुआ, यूएसएसआर से रसिया अलग हुआ। 1991 में इसका विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो रसिया अलग हुआ टोटल। हाँ, रसिया अलग हुआ 1991 से। अब भास्कर क्या है? भास्कर को जो है, जो फर्स्ट सैटेलाइट है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, फर्स्ट सैटेलाइट which was launched by ISRO, which was launched by ISRO in the year 1979 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था फर्स्ट सैटेलाइट। आर्यभट्ट वैसा फर्स्ट था, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, बट ये नासा के द्वारा लॉन्च ना होकर यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा। एडुसेट क्या है? ये पहला सैटेलाइट है जिसको एजुकेशनल पर्पस से बिल्ड किया गया था, और इसको लॉन्च कब किया गया? 2004 में। फर्स्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको बनाया गया था सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट विच वॉज यूज्ड एज ए एजुकेशनल पर्पस। I'll move to next question, and this is going to be our last question. What is the validity of check from the date of issue? यानी जारी होने की तारीख से चेक की वैधता क्या होती है? तो चेक, इसका राइट आंसर है डी, 3 months। एक्चुअली जिस डेट में चेक, जैसा आज के डेट में चेक देंगे तो ये नेक्स्ट 3 months तक वैलिड रहता है, 3 months तक। उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद है ना, ये स्टेल चेक कहलाता है, स्टेल चेक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको ना कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसको कैस्ट नहीं कर सकते हैं 3 months के बाद। प्रायर 2012 से पहले, प्रायर 2012 ये जो वैलिडिटी थी ना, ये एक्चुअली वैलिडिटी थी 6 months की, यानी 6 महीने तक हम लोग यूज़ कर सकते थे चेक को। बट आफ्टर 2012 इट वॉज रिड्यूस्ड टू 3 months, इसको 3 महीने तक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कहलाता है स्टेल चेक, जिसको कि कैस्ट में मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन कैश फॉर्म। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।